हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ेंगे और ये देखिए सामाजिक अध्ययन 11वीं क्लास है। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है। कह रहे हैं कि लौह तत्व, सिलिका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो आप लोग ध्यान रखना है, पृथ्वी के चुंबकत्व का जो गुण होता है वो लौह तत्व के कारण पाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। कह रहे 5, 4, 3, 6। तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो नंबर 1 तो होता है आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय। नंबर 2 जैसे अवसादी। नंबर 3 होता है रूपांतरित। ठीक है, रूपांतरित। चट्टानें 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। आप लोग ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कह रहे हैं रूपांतरित चट्टान है ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, संगमरमर। तो आपसे रूपांतरित पूछेगी तो आप लोग ध्यान रखें, संगमरमर क्या हो जाएगी? आपकी रूपांतरित चट्टान हो जाएगी। और ये तीनों जो दी गई हैं ये तीनों आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है कि जो ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट हैं ये आग्नेय चट्टान है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। कह रहा है आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो आग्नेय चट्टान होती हैं, ठीक है, आग्नेय ये ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी जो आपका उद्गार होता है, ठीक है, उससे निर्मित होती हैं आग्नेय चट्टान। और नेक्स्ट जैसे अवसादी चट्टान होती हैं, अवसादी। देखो, अवसादी चट्टान कैसे निर्मित होती हैं? आप लोगों को बताया था कि आपके अपरदन और निक्षेपण से ये निर्मित होती हैं। अपरदन निक्षेपण का मतलब ये होता है कि जैसे नदियों द्वारा जैसे मिट्टी बहा के लाया जाता है जैसे नदियों से, और क्या होता है वो एक जगह इकट्ठी कर देती है, तो एक तरीके से क्या एक डेल्टा टाइप में बन जाता है। इसी तरह क्या होता है कि जो अवसादी चट्टान निर्मित होती हैं वे अपरदन और निक्षेपण की वजह से निर्मित होती हैं। ठीक है, क्या होता है कि जैसे आंधी या हवा चलती है तो मिट्टी एक जगह इकट्ठी होती रहती है, धीरे धीरे क्या होती है कि चट्टान का रूप ले लेती है। तो अवसादी चट्टान क्या होती हैं? ठीक है, तो ये क्या होती, कठोर, ज़्यादा कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, अब जैसे धूल के कण या मिट्टी बहा के लाई गई है और उनको जमा किया गया एक जगह, तो उससे क्या हुआ है कि एक चट्टान बन गई जिसको क्या बोला गया? अवसादी चट्टान बोला गया। ठीक है, तो इस चट्टान में क्या होता है कि जीवाश्म पाया जाता है। आप लोग जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाश्म किस चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, तो जीवाश्म आपका पाया जाता है अवसादी चट्टान में। ठीक है, और अवसादी चट्टान में क्या होता है कि पानी भी पाया जाता है, क्योंकि पानी जब पाया जाता है तो इसके अंदर जीवाश्म भी होंगे। ठीक है, तो देखो अवसादी के अंदर क्या होता है कि पानी भी पाया जाता है, मतलब पानी भी होते हैं, और आपका क्या होता है जीवाश्म भी पाया जाता है। देखो, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार होता है। ज्वालामुखी में क्या होता है? लावा निकलता है, बहुत एकदम गर्म और तप्त होता है लावा, जिसमें क्या होता है कि बहुत से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, निकल हो गया, फेरस हो गया। ठीक है, बहुत से खनिज पदार्थ होते हैं जो पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा। अब लावा इतना ज़्यादा गर्म होता है कि उसके अंदर कोई भी जीवाश्म बच नहीं सकता। समझे ना? अब क्या होता है कि वो लावा क्या होता है कि जैसे पृथ्वी पे आता है, फैलता है और धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा होके बहुत कठोर चट्टान का रूप ले लेता है। अब कठोर चट्टान होगी तो उसके ऊपर बारिश हो, जैसे पानी गिरेगा तो वो अवशोषित नहीं करेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, वो बह के दूसरी जगह निकल जाएगा। समझे? जब पानी अंदर नहीं जाएगा तो इन चट्टानों, जो आग्नेय चट्टान होती है उसके अंदर पानी नहीं पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखना है। और अवसादी चट्टान के अंदर क्या होती है? जैसे बारिश होती है तो पानी सोख लेता है, अंदर चला जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है? पानी भी पाया जाता है और जीवाश्म में भी पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखना है अवसादी चट्टान में। ठीक है, और इसी तरह जैसे आपका रूपांतरित दी गई, रूपांतरित, तो रूपांतरित चट्टान में भी आपके पानी और जीवाश्म नहीं पाया जाता। आप लोग ध्यान रखना है, पानी और जीवाश्म केवल एक चट्टान में पाया जाता है, किसमें? अवसादी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, कह रहे 11वीं सदी में, 13वीं सदी में, 12वीं सदी में और कह रहे 14वीं सदी में। तो देखिए गौरी की यदि हम लोग बात करें, मोहम्मद गौरी की, और आप लोगों को बता भी चुका हूँ, इसके 2-3 आक्रमण बता चुका हूँ, लेकिन जो पहला आक्रमण किया था 1175 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट किया था 1178 में, ठीक है, मुल्तान पर किया था, ठीक है, मुल्तान पर किया था 1175 में, मुल्तान पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है कि ये हार गया था, और 1178 में गुजरात में किया था, ठीक है, गुजरात में 1178 में कहाँ पे किया था, गुजरात में आक्रमण किया था, और 1175 में कहाँ पे किया, मुल्तान शहर पे आक्रमण किया था इसने। देखिए जब इसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया तो वहाँ पे मूलराज, ठीक है, मूलराज द्वितीय शासक था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, मूलराज कौन था, द्वितीय शासक था, या जिसको भीम द्वितीय भी बोल दिया जाता है, ठीक है, द्वितीय, क्लियर, मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय भी बोला जाता था, आप लोग ध्यान रख रहे हैं। और देखिए उसके बाद आप लोगों को बताया था 1178 के बाद 1191 में किया था आक्रमण, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। और आप लोगों को बता चुका हूँ ये किसके बीच में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, ठीक है, उनके बीच में हुआ था 1100, ठीक है, 91 तराइन का प्रथम युद्ध। और पहले युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद 1192 में युद्ध हुआ था, और तराइन का ये हुआ था द्वितीय युद्ध, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, ठीक है, गौरी नहीं किया था, आप लोग ध्यान रखना। देखो गौरी के सारे आक्रमण आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये हुआ था आपका गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, गौरी विजयी रहा था, ठीक है। एक आक्रमण और किया था इसने 1194 में किया था, ठीक है, चंदावर का युद्ध, ठीक है, मतलब आक्रमण या युद्ध समझ लो, चंदावर का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब चंदावर के युद्ध ये हुआ था गौरी और जयचंद के बीच में, किसके बीच में हुआ था, जयचंद, कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी क्या हुआ था, विजयी रहा था, ठीक है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं। तो गौरी ने पहला आक्रमण किया था 1175 में, ठीक है, मुल्तान पे, 1178 में गुजरात पे, ये दोनों हार गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, मुल्तान जीता था, ठीक है, और इसमें गुजरात में जीत गया, ठीक है। और जो 1191 में किया था तराइन का पहला युद्ध, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, गौरी हार गया था, ये तीनों हारा था। 1192 में क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध जीता, और 1194 में क्या हुआ था, तराइन का, ठीक है, वो सॉरी 1194 में चंदावर का युद्ध जीता था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो कह रहे मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 11वीं सदी में, 13वीं सदी में, 12वीं सदी में, तो आपका आंसर हो जाएगा 12वीं सदी में, ठीक है। मतलब देखो 11वीं सदी तो हो चुकी थी, 12वीं स्टार्ट हो गई थी, 1175 मतलब 12वीं चल रही थी, ठीक है। तो 12वीं सदी में इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, तो आप लोगों को बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपको बताया था कि कहाँ पर है, अजमेर में, अजमेर राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और ये बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसका निर्माण कराया था, और ये करवाया था 1194 में, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। 1194 में इसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया। तो वही पूछा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और पूछा जाए कब कराया था, 1194 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन पिछली क्लास में बता चुका हूँ एक क्लास में, क्योंकि उसमें ये पूछा था 2.5 दिन का झोपड़ा नामक या 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताया अजमेर राजस्थान में। और ये भी बता चुका हूँ किसने बनवाया था, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में बनवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दास वंश कहा जाता है चंदेल वंश को, ठीक है, मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश को, ठीक है। तो गुलाम वंश को ही दास कहा जाता था, और संस्थापक कौन था, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था, वो सॉरी संस्थापक था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है, कह रहे हैं कि परोजी, एपोजी, परहिलियन, एपीहिलियन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा की क्या कह रहे हैं, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति, मतलब ये कह रहे हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी, जैसे कह रहे हैं चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, ठीक है, सबसे कम हो। ठीक है, क्या हो, सबसे कम हो, तो उसको बोला जाता है आपका उपभू। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, क्या बोला जाता है, उपभू। और देखो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक हो, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक हो, तो इसको बोला जाता है अपभू। ठीक है, उपभू नहीं अपभू बोला जाता है, आ बनेगा यहाँ पर अपभू। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, तो इसको क्या बोला जाता है, अपभू बोला जाता है। और जब दूरी अधिक होती है तो उसको बोला जाता है उपभू बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका उपभू और इसको बोला जाता है अपभू। ठीक है, आपका जो परोजी है ना, परोजी एपोजी है, ये इंग्लिश में लिखा है, ध्यान रखो, दोनों वर्ड इंग्लिश में लिखे। अपभू को इंग्लिश में एपोजी बोला जाता है, उपभू को परोजी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिखे, हिंदी में नहीं लिखे। तो हिंदी में आपको बताया कि सबसे कम दूरी होगी तो उसको उपभू बोला जाता है, सबसे अधिक दूरी होगी तो उसको अपभू बोला जाता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है अपभू को एपोजी और इसको परोजी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की स्थिति कह रहे हैं सबसे कम दूरी हो तो उसको बोला जाता है, ठीक है, परोजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, कह रहे हैं अमावस्या को, माह की प्रथम तिथि को, पूर्णिमा को, माह की अंतिम तिथि को। तो देखो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ठीक है, एक तो होता है चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, दोनों चीज़ें आप समझ लो। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखो चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका ये समझो, ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये क्या है आपका सूर्य, एक डायग्राम बना के आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे सूर्य और इधर आपका ये है चंद्रमा, क्या है, चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो ये बोला जाता है आपका चंद्र ग्रहण, बहुत सिंपल भाषा में। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी, तो इसको बोला जाएगा चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, चंद्र ग्रहण बोला जाएगा। और यहाँ पर देखो सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये सूर्य है, ठीक है, आप लोग चित्र से समझ लिए, ठीक है, डायग्राम से, चित्र से समझ सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पर आपकी पृथ्वी है। ठीक है, अब देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो ये बोला जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो ये बोला जाएगा सूर्य ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो ये बोला जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और ये जो आपका सूर्य ग्रहण होता है, ये होता है आपका अमावस्या को। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है, और ये आपका होता है पूर्णिमा को। ठीक है, कब होता है, पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। तो आपको वही पूछा गया है, सूर्य ग्रहण की परिघटना, वो सॉरी चंद्र ग्रहण की परिघटना होगी तो ये हो जाएगी पूर्णिमा को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी के सबसे निकटतम उपग्रह है, कह रहे हैं फोबोस, डीवोस, टाइटन, चंद्रमा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम उपग्रह की बात कर रहा था, ध्यान रखना है। तो उस पृथ्वी के सबसे निकटतम उपग्रह क्या होता है, चंद्रमा होता है। और आप लोगों से पूछा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, तो वो भी चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी के पास एकमात्र अपना उपग्रह क्या है, वो चंद्रमा उपग्रह है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण होता है बलन से, समबलन से, कह रहा है तनाव बल से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाए तनाव बल से। इसको संपीडन और बोला जाए, ठीक है, संपीडन बल से और बोला जाता है, ठीक है, तनाव बल या संपीडन इन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आपका ओनली तनाव बल लिखा है, तो आपका आंसर तनाव बल हो जाए। कहीं संपीडन लिख के आता है तो ये भी आपका सही रहेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर है संपीडन, यदि लिखा हो तो वो भी आप लगा सकते हैं संपीडन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है। कह रहे परिबलन, अधिक्षिप्त बलन, कह रहे समनत बलन, कह रहे एकनत बलन। तो आपका आंसर हो जाएगा अधिक्षिप्त बलन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूत काटना उद्योग है, कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग, कह रहे लघु उद्योग। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा आपका कुटीर उद्योग, ठीक है। जो सूत काटना उद्योग होता है वो होता है कुटीर उद्योग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है, कह रहे पटल, विरूपणी, आकस्मिक, बहिर्जात और कह सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पटल, विरूपणी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था और ये देखिए सामाजिक अध्ययन की आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास थी। अब देखो जो नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है उसमें आप लोग अत लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।